न्यूज पंच की पहली और प्रमुख खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 3 देशों की यात्रा पर हैं और इस कड़ी में पीएम मोदी आज कनाडा पहुंच चुके हैं, जहां पर ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 समिट में वो हिस्सा लेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में दुनिया के 7 बड़े देश शामिल हैं और इस सम्मेलन का आयोजन इस बार कनाडा में किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी समिट में हिस्सा तो लेंगे, लेकिन इसके साथ ही कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी प्रधानमंत्री करेंगे। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की भी यात्रा की, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ और साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान से भी उनको नवाजा गया। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 से पूरी दुनिया को क्या संदेश देंगे, इस पर सभी की नजर है। G7 में आखिर कौन कौन से देश शामिल हैं और G7 की क्या कुछ अहमियत है और किन किन मुद्दों को लेकर इस बार 2025 में चर्चा होगी G7 में, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कनाडा में G7 सम्मेलन। तो कनाडा में ये G7 सम्मेलन, जहां ऊर्जा, सुरक्षा, तकनीक और नवोन्मेष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विचार रखते हुए नजर आएंगे। वैश्विक मुद्दों पर सीधे तौर पर चर्चा रहेगी इसके जरिए। इसके अलावा आपको बता दें कि वैश्विक मुद्दों पर तो बात होगी ही, साथ ही कई द्विपक्षीय बैठकों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार शिरकत करते हुए नजर आएंगे। कई नेताओं के साथ, जो विश्व स्तर के जो नेता हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। साथ ही पीएम मोदी छठी बार इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले वो 5 बार G7 में हिस्सा ले चुके हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री की तरफ से, मार्क कार्नी की तरफ से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया गया है इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए। और इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री इस वक्त कनाडा पहुंच भी चुके हैं। लेकिन इस G7 में आखिर कौन कौन से देश हैं जो सदस्य के तौर पर इसमें शामिल हैं, एक नजर उस पर। तो G7 के सदस्य देशों की अगर हम बात करें तो इसमें प्रमुख तौर पर आता है अमेरिका और कनाडा, जहां पर, और कनाडा की अगर हम बात करें तो इस बार वहीं पर इसका आयोजन भी किया जा रहा है। इसके अलावा फ्रांस और जर्मनी भी G7 के सदस्य देश है। जर्मनी और इसके साथ ही इटली की अगर हम बात करें, इटली है, जापान है और ब्रिटेन है। तो कुल ये 7 देश हैं जो इस वक्त G7 में, ग्रुप ऑफ 7 में शामिल है सदस्य देश के तौर पर। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि कनाडा में G7 सम्मेलन में सदस्य देशों ने एक साझा बयान इस वक्त जारी किया है। G7 देशों की तरफ से ये साझा बयान इस वक्त जारी किया गया और इस बयान में कहा गया है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए और इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। साथ ही ये भी कहा कि सदस्य देशों ने अपने इस बयान में कहा कि ईरानी संकट के समाधान से मध्य पूर्व में शत्रुता में व्यापक कमी आएगी, जिसमें गाजा में संघर्ष विराम भी शामिल है। तो G7 देशों की तरफ से ये बयान इस वक्त जारी किया गया है। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं, अमृतपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमृतपाल, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? ये संयुक्त बयान G7 समिट में जो देश शामिल है उनकी तरफ से ये संयुक्त बयान इस वक्त सामने आया है। अमृतपाल, देखिए, आप अगर जॉइंट स्टेटमेंट को देखें, ये क्लियरली डी-एस्केलेशन की कॉल कर रहा है, पर जिस तरह का डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की बैकिंग का मुजाहरा कर रहे थे, वैसा बाकी देशों से वैसी क्लियरली सिग्नल्स नहीं आए। तो ये दिखाता है कि ग्रुप ऑफ 7 में भी डीप डिविजन्स हैं। हालांकि इजराइल के साथ खड़े हुए दिखते हुए ये मुल्क दिखे, पर उस तरह की स्टेटमेंट जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि तेहरान की इवैक्यूएशन कर दें, कंप्लीटली डेसिमेट कर दें, वैसी स्टेटमेंट, क्योंकि बाकी जो मुल्क हैं, यूरोपियन खास करके जो मुल्क हैं, इवन इंक्लूडिंग जापान, वो उनका जो रवैया है या रद्द अमल है वो मुख्तलिफ है अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप का G7 की समिट से जाना ये खास साफ संदेश दिखाता है कि एक बेयर मिनिमम अंडरस्टैंडिंग बन पाई है, पर जिस तरह का डोनाल्ड ट्रंप एजेंडा पुश करना चाह रहे थे वैसा नहीं आखिर हो पाया। पर हाँ, आम सहमति ये है कि इसको डी-एस्केलेट किया जाए और डिप्लोमेसी के थ्रू रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि दुनिया ऑलरेडी एक बड़ी जंग से जूझ रही है और वेस्ट एशिया में अगर ये क्राइसिस होता है, मार्क कार्नी तो इनफैक्ट ये चाह रहे थे कि ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी प्राइमरी एजेंडा हो, पर दुनिया अब इस मोड पर आके खड़ी हो गई है कि इजराइल और ईरान की जंग ने पूरी सप्लाई चेन्स पर जो असर पड़ेगा और अस्थिरता एक यूरोप में चल रही है, दूसरी वेस्ट एशिया में, तो दुनिया इसके साथ डील करने के सक्षम नहीं है। तो क्लियरली ये जॉइंट स्टेटमेंट एक स्टेप डाउन स्टेटमेंट है और एक बीच का रास्ता तलाश किया गया है। जी कृतिका।
इसके साथ ही अमृतपाल, अगर हम देखें तो अलग अलग रुख भी सामने आ रहे हैं। G7 में हालांकि हम देखें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्तर पर तो वार्ता होनी ही है, लेकिन इसी बीच इजराइल और ईरान के बीच में जो ये संघर्ष के हालात हैं, क्या मैसेज ये है कि डीएस्केलेट करें। दुनिया इस वक्त एक और बड़ी जंग नहीं अफोर्ड कर सकती है, और ये क्लियरली जो डोनाल्ड के एक प्रेशर बनाया जाए ईरान पर, क्योंकि ईरान का कहना ये है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स की राह पे जा ही नहीं रहे हैं। वेस्ट हालांकि उनसे डिसएग्री करता है। वेस्ट को लगता है कि जिस तरह का इनरिचमेंट प्रोग्राम वो चला रहे हैं वो एसेंशियली न्यूक्लियर वेपन को, अपनी जो इनरिचमेंट प्रोग्राम है वो न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी अचीव करने की कोशिश कर रहा है ईरान। तो डीएस्केलेशन की कॉल है, और मैसेजिंग यही है कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी, ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी से जल्दी बंद होना चाहिए। पर इजराइल जिसकी तरह का एक आक्रामक या एक अग्रेसिव पोस्चरिंग लेके बैठा है, तो अभी उस पर एक ग्लोबल प्रेशर, और दूसरा G7 को अपनी भी चिंता है कि G7 एक टॉकिंग शॉप ना देखे। G7 की, क्योंकि ये दुनिया की, जैसे आपने बताया कि सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर मुल्क है, तो ये अगर एक ब्लैंड स्टेटमेंट्स या एक टॉकिंग शॉप की तरह दिखते हैं और इजराइल ईरान इनकी नहीं सुनते हैं। यहाँ प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी बुलाया गया है माकानी ने, तो अगर इसका रास्ता नहीं निकाला जाता है, कोई ये संघर्ष नहीं थमता है, तो ये G7 की एक तरह की असफलता होगी। तो G7 को उसको लेके चिंताएं हैं। तो G7 की जो डिविजन्स हैं वो खुलकर कैनान एक्सिस में दिख रही हैं। जी अमृतपाल, इस वक्त अधिकतर ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि ये इस संघर्ष पर जल्द से जल्द विराम लगे, लेकिन ईरान और खासतौर पर इजराइल की अगर हम बात करें तो वो सीज फायर पर बिल्कुल भी राजी नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये जंग तो शुरू हुई और अब इस जंग को पूरी तरह से खत्म किया ही जाएगा। जी, दोनों ने मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस ली हुई हैं। तभी डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स आप देखें कि दैट इफ ईरान डजंट रिटर्न टू द टेबल देन इट्स अ वॉर टू द फिनिश, वो एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं। अब बाकी का वेस्ट चाह रहा है, क्योंकि उनको साफ दिख रहा है कि इसके साथ जो स्थिरता आती है उसका खामियाजा इकोनॉमिक टर्म्स में वेस्ट को भुगतना पड़ेगा। तो वो चाह रहे हैं कि डीएस्केलेशन हो और डिप्लोमेसी के थ्रू इसको रिजॉल्व किया जाए। पर अब स्थिति इस मोड़ पर आके खड़ी हुई है जहां पर दोनों ही साइड्स एक्सट्रीमिस्ट पोजीशंस ली हुई हैं। मेरा ख्याल है कि बिहाइंड द टेबल्स जो डिप्लोमेसी है वो लगातार जारी है कि इसको कैसे इस सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाए। पर अभी वो रास्ता क्लियरली कैनान एक्सिस से जो आवाज उठ रही है वो ये है कि इसको डीएस्केलेट करें, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है इनकी। जी देखिए अमृतपाल, जब भी इस तरीके की सिचुएशन बनती है, संघर्ष होता है, तो सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों देशों को नुकसान होता है, वहां के नागरिकों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और इस बार भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की तस्वीरें हमारे सामने आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर ये जो संघर्ष है वो अभी लगातार जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा भी इस वक्त जारी है, जिसमें और इस कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच चुके हैं, जहां पर G7 समिट में वो हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री ने साइप्रस का भी दौरा किया था, और इस दौरान साइप्रस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। एक नजर उस पर डाल लेते हैं। तो साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया, जहां द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया है। और वहां के जो राष्ट्रपति हैं निकोस, उनकी तरफ से ये सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और ये कोई पहला सम्मान नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे पहले 22 और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान अलग अलग देशों से दिए जा चुके हैं, और ये 23वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रधानमंत्री को दिया गया। और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि 140 करोड़ भारतीयों का ये सम्मान है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो ये लगातार अवार्ड प्रधानमंत्री को मिल रहे हैं, उन अवार्ड के पीछे सीधे तौर पर अगर बड़ी वजह हम देखें तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन। वैश्विक चुनौतियों को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से जो संदेश है वो साफ है, और इसको लेकर इस वक्त जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी देश का दौरा करते हैं तो वहां पर उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साइप्रस का दौरा कितना खास रहा, अहम रहा, इस वीडियो के जरिए देखते हैं। So,
2 दशक से भी लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा हो रही है और ये आपसी संबंधों में एक नया अध्याय लिखने का एक स्वर्णिम अवसर है। जब से मैंने साइप्रस की धरती पर कदम रखा है, राष्ट्रपति जी और यहाँ के लोगों ने जो अपनापन और स्नेह दिखाया, वह सीधे दिल को छू गया। The Grand Cross of the Order of Martyrs 3। यह सम्मान केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। साइप्रस के विजन 2035 और विकसित भारत 2047 के विजन के कई पहलुओं में समानता है, इसलिए हम साथ मिलकर भविष्य को आकार देंगे। भारत और साइप्रस की मित्रता न परिस्थितियों से बनी है और न ही सीमाओं से बंधी है। ये समय की कसौटी पर बार बार परखी गई है और समय के हर दौर में हमने सहयोग, सम्मान और समर्थन, इस भावनाओं को जीवंत रखा है। हम एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। हम दोनों सहमत हैं कि हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है। राष्ट्रपति जी के साथ मैंने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को लेकर बिजनेस जगत में एक उत्साह और सिनर्जी को महसूस किया। हम एक पारस्परिक लाभकारी भारत और EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साल के अंत तक संपन्न करने के लिए काम कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में साइप्रस हमारा विश्वसनीय पार्टनर है। हमें विश्वास है कि आपकी अध्यक्षता में भारत और EU संबंधों में नए आयाम जुड़ेंगे। तो इस वीडियो के जरिए हमने आपको दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस की ये यात्रा, और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी CS जोशी सबसे जुड़ रहे, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। CS जोशी, सीधे तौर पर साइप्रस की जो ये यात्रा रही अपने आप में काफी खास और काफी अहम, और आगे आने वाले समय में भारत और साइप्रस के जो रिश्ते हैं वो और भी मजबूत होते हुए नजर आएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ G7 में भी आज प्रधानमंत्री शिरकत करते हुए नजर आएंगे। CS जोशी। बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छा किया आपने कि आपने साइप्रस के साथ G7 को जोड़ा। इस यात्रा को अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली विदेश यात्रा है। प्रधानमंत्री पहली यात्रा में पहले देश जिसमें आए वो साइप्रस, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री G7 में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं। अब आप देखिए, जब साइप्रस प्रधानमंत्री पहुंचे तो यहाँ पर प्रधानमंत्री को सर्वोच्च यहाँ का जो नागरिक सम्मान है वो प्रधानमंत्री को दिया गया। साथ ही साथ अगर हम साइप्रस की बात करें तो कहीं न कहीं व्यापारिक और सामरिक रूप से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि साइप्रस और भारत के काफ़ी ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, काफ़ी मजबूत संबंध रहे हैं। साइप्रस की जो चिंताएं हैं उनमें भारत साइप्रस का साथ देता है। भारत की जो चिंताएं हैं, चाहे वो सीमा पार आतंकवाद की बात हो या दूसरे मसले हों, उसमें साइप्रस भारत
भारत का साथ देता है। और कल जो बातचीत हुई है दोनों नेताओं के बीच में वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। व्यापार के क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ा जाए, साइप्रस 2026 में यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष बनेगा तो यूरोप के साथ किस तरह से और मजबूत संबंध बनाए जाएं, यूरोप के साथ व्यापार जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई है व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए वो किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, ये सब बातचीत हुई है। सामरिक तौर पे आप देखें तो साइप्रस का 35% हिस्सा तुर्की ने कब्जाया हुआ है, जो राजधानी निकोसिया है उसका भी आधा हिस्सा तुर्की ने कब्जाया हुआ है। कल आपने देखा कि प्रधानमंत्री जो म्यूनिसिपैलिटी सेंटर वहाँ पर गए थे उसकी छत से प्रधानमंत्री ने साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ उस हिस्से का जायज़ा लिया जहाँ तुर्की का कब्जा है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पहलगाम की घटना हुई थी, तुर्की का क्या रुख था ये आप जानते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने यहाँ पर आकर तुर्की को, पाकिस्तान को, आतंकवाद को, विस्तारवाद को एक संदेश दिया। अब बात रही G7 की। अब प्रधानमंत्री G7 पहुंच चुके हैं और G7 में इस वक्त जो मुख्य एजेंडा चल रहा है वहाँ पर वो ईरान और इजराइल को लेकर के चल रहा है। तो कल जब यहाँ पर दोनों नेताओं ने मीडिया को संबोधित किया तो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये समय युद्ध का नहीं है। उन्होंने कहा कि चाहे पश्चिम एशिया की बात करें या साथ ही साथ हम बात करते हैं यूरोप की, जहां कहीं भी किसी तरह का तनाव चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसको बातचीत से सुलझाना चाहिए, ये युद्ध का समय नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने ये मैसेज यहाँ पर दिया है। और अब प्रधानमंत्री कनाडा पहुँच चुके हैं, वहाँ पर भी आप देखिएगा प्रधानमंत्री आतंकवाद के खिलाफ और जिस तरह से ये वेस्ट एशिया में और यूरोप में तनाव चल रहा है इसको लेकर प्रधानमंत्री फिर वहाँ पर भारत का संदेश रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया CS जोशी तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए जुड़े हुए। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की यात्रा काफी खास और काफी अहम, नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच रुकते हैं न्यूज पॉइंट पे, एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष की।